व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉप अप एकेडमी। मैं मयंक पालीवाल, आपका अकाउंटेंसी का मेंटर। और बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी से पार्ट बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 5। तो बच्चों, ऑलरेडी आपके 4 लेक्चर्स जो है अभी तक मैं इसके अंदर कवर कर चुका हूं। और कोई भी स्टूडेंट अगर लेक्चर नंबर 5 डायरेक्ट देख रहा हो तो एक एडवाइस उसके लिए कि बेटा लेक्चर 1, 2, 3, 4 पहले कवर करते हुए आइए, उसके बाद ही लेक्चर नंबर 5 पे आइएगा। लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 इसके अंदर हमने क्या कवर किया, एक बार हम लोग उसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि लेक्चर नंबर 5 में हमारे पास क्या है। अगर मैं लेक्चर नंबर 1 की बात करूं तो बच्चों, वहां में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने प्रिपेयर करने होते हैं। लेक्चर 2 में हमने देखा कि बैलेंस शीट और उसके फॉर्मेट को किस तरीके से रीड किया जाता है। लेक्चर 3 में हमने कवर किया था बच्चों कि बैलेंस शीट का कंटेंट और उसके सब हेड्स क्या हैं। मतलब अगर आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है किसी भी कंपनी की, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अकाउंटिंग वेरिएबल बैलेंस शीट में कहां प्लेस किया जाता है। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 में हमने देखा था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाया जाता है। और आज लेक्चर 5 में बच्चों मैं आप लोगों के लिए अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स लेकर आया। तो बहुत सिलेक्टेड टर्म्स हमारे पास बचे इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टर्म्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहां पर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो नाम से समझ में आ रहा है साइकिल, मतलब ये अपने आप में एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। तो कोई भी कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज करेगी, फिर उसको थोड़े दिनों के अंदर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगी, फिनिश गुड्स को मार्केट में सेल किया जाएगा, उसके अगेंस्ट में कैश कलेक्ट किया जाएगा और फिर कैश से वापस से इन्हीं गुड्स को मतलब रॉ मटेरियल को परचेज किया जाएगा और उनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये अपने आप एक टोटल ऑन गोइंग प्रोसेस है। इसी ऑन गोइंग प्रोसेस को बोला जाता है ऑपरेटिंग साइकिल। और ऑपरेटिंग साइकिल की मदद से ही बच्चों हमें यह पता चलता है कि हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेबल्स कब नॉन करंट एसेट की कैटेगरी में आएंगे, कब करंट एसेट की कैटेगरी में आएंगे, और ट्रेड पेबल्स कब नॉन करंट लायबिलिटीज की कैटेगरी में आएंगे और कब करंट लायबिलिटीज की कैटेगरी में आएंगे। अगर आपको ये चीज और डिटेल में समझनी है तो बच्चों जब मैं इसका न्यूमेरिकल लेकर आऊंगा वहां पे मैं बहुत डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूं। अभी आप इसको थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए। तो यहां पर भी ये लिखा है जो मैंने आप लोगों को समझाया कि ऑपरेटिंग साइकिल कुछ नहीं बच्चों, अपने आप में एक प्रोसेस है जिसमें हम ये मेजर कर रहे होते हैं कि एक कंपनी रॉ मटेरियल को वापस से कैश तक में कन्वर्ट करने के लिए कितना टाइम ले लेती है। पढ़ना यहां पे क्या लिखा है, एन ऑपरेटिंग साइकिल रिफर्स टू द टाइम इट टेक्स अ कंपनी टू बाय गुड्स। तो सबसे पहले हमने रॉ मटेरियल यहाँ पे परचेज किया है, सेल देम उनको फिनिश गुड्स बनाकर बेचा है, रिसीव कैश फ्रॉम द सेल ऑफ सेड गुड्स, और इन्हीं गुड्स को बेचने से हम कितने टाइम में वो कैश रिसीव कर लेंगे। तो यहाँ पे टाइम का मेजरमेंट किया जाता है कि आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, उनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, फिनिश गुड्स को फिर आप मार्केट में सेल करते हैं, और उन्हीं गुड्स को सेल करने के बाद जब आप कैश रिसीव करते हैं तो इस पूरी की पूरी प्रोसेस में आपको कितना समय लग जाता है, उसी को बोला जाता है आपका ऑपरेटिंग साइकिल। In other words, it is how long it takes a company to turn its inventory into cash. तो हम इसको अगर अदर वर्ड्स में समझने की कोशिश करें तो कोई भी कंपनी अपनी इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट करने के लिए कितना टाइम लेती है, उसी को बोला जाता है ऑपरेटिंग साइकिल। एक खास बात बता दूं बच्चों मैं आप लोगों को ऑपरेटिंग साइकिल की, कि ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर करता है। हर इंडस्ट्री की अपनी खुद में अपने आप में एक ऑपरेटिंग साइकिल होती है, क्योंकि सबका काम करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। अगर आप देखेंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होती हैं, कई लंबे प्रोजेक्ट्स होते हैं इनके पास, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, इस तरीके के इनके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं। वहीं ऑन द हम जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनीज होती हैं, जिनको हम लोग एफएमसीजी कंपनीज बोलते हैं, इनका जो ऑपरेटिंग साइकिल होता है बहुत ही छोटा होता है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होता है इनका ऑपरेटिंग साइकिल अपने आप में बहुत ही बड़ा होता है। तो ऑपरेटिंग साइकिल का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां काम करने वाला है, वो कहां काम करने वाला है सर, वो काम करेगा ट्रेड रिसीवेबल्स और ट्रेड पेबल्स पे। और यहीं से हमको पता चलता है कि हमारे जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं ये नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी में जाएंगे या फिर करंट एसेट्स की कैटेगरी में। ऑन द अदर हैंड हमारे जो ट्रेड पेबल्स हैं ये नॉन करंट लायबिलिटीज की कैटेगरी में जाएंगे या फिर करंट लायबिलिटीज की कैटेगरी में। तो इसके लिए आपको ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट समझना अपने आप में बहुत ही जरूरी है। आगे अगर हम देखें बच्चों तो इस चार्ट के थ्रू भी आप लोग समझ सकते हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल बेसिकली क्या है। तो ये अपने आप में टाइम का एक मेजरमेंट है। सबसे पहले देखें बच्चों, सबसे पहले आप क्या करेंगे, रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, फिर एक प्रोडक्शन प्रोसेस में जाएगा वो रॉ मटेरियल, और आफ्टर सम टाइम वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, वो कन्वर्ट हो जाएगा फिनिश गुड्स में।
इन्हीं फिनिश गुड्स को फिर आप क्या करेंगे, सर हम इनको मार्केट में ले जाके सेल करेंगे। यहाँ पे आपका जो है मार्केट में ले जाके आप अपनी इन्वेंट्री को या अपने गुड्स को क्या करेंगे, सेल करेंगे। और जनरली आप एक क्रेडिट अवेलेबल कराते हैं अपने कस्टमर को। तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए आपने अपने कस्टमर को क्रेडिट अवेलेबल करा के रखी है और फिर उसके बाद आखिरी में आप उनसे कैश कलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये अपने आप में एक ऑनगोइंग साइकिल है, ये कंटिन्यूसली हर बिजनेस में चलते रहती है। हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, उनको बेचते हैं, उसके अगेंस्ट में कैश कन्वर्ट करते हैं, फिर उसी कैश से रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, उसे मार्केट में सेल करते हैं और उसके अगेंस्ट में अपने डेट जो होते हैं उनको कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी साइकिल को बोला जाता है बच्चों ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल जाता है कि आपकी ऑपरेटिंग साइकिल कितनी है और ऑपरेटिंग साइकिल से ही डिसाइड किए जाते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल्स नॉन करंट एसेट्स या करंट एसेट में जाएंगे या फिर नॉन करंट लायबिलिटीज या करंट लायबिलिटीज में जाएंगे। अगला बच्चों एक टॉपिक यहां पर और है, अगर हम बात करें डिस्क्लोजर ऑफ डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। एक चीज मैं आपको बताऊं बच्चों बड़ी प्यारी कि जो कोलेटरल सिक्योरिटी का टॉपिक है, मतलब डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, ये आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। ये आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। आपको पता होगा कि आपके पास अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल भी अपने आप में एक चैप्टर है और इशू ऑफ डिबेंचर्स भी अपने आप में चैप्टर है। तो इशू ऑफ डिबेंचर्स वाले चैप्टर में ना इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाता है, लेकिन हम इतने डिटेल में यहाँ पे कवर नहीं करने वाले हैं। मैं बस आपको फिलहाल यहाँ पे बताने वाला हूँ कि भाई कोलेटरल सिक्योरिटी एग्जैक्टली होता क्या है, डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी होता क्या है और इन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे दिखाया जाता है। क्योंकि ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, सो इस पूरे के पूरे चैप्टर का सब्जेक्ट मैटर यही है कि कंपनी के कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं और किस अकाउंटिंग वेरिएबल को उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहां प्लेस किया जाता है। तो यहां अगर हम बात करें डिस्क्लोजर ऑफ डिबेंचर्स की इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, तो पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि डिबेंचर्स होते क्या हैं। डिबेंचर्स बेसिकली एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट होता है। जब कभी भी कोई भी कंपनी पब्लिक से पैसा उधार लेती है तो ये प्रूफ करने के लिए कि हमने आपसे पैसा उधार लिया है, हम आपको एक तरीके का एक्नॉलेजमेंट देते हैं, उसे ही क्या बोला जाता है, डिबेंचर बोला जाता है। और आप इन्हीं डिबेंचर्स को गिरवी भी रख सकते हैं। ठीक है, आप इन्हीं डिबेंचर्स को गिरवी भी रख सकते हैं। अभी मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक का उतना ही स्कोप कवर करूंगा जितना इस चैप्टर से रिलेटेड है। अदरवाइज ये डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी पढ़ने में भी बड़ा मजा आता है, लेकिन ये हमें एग्जैक्टली कहाँ पढ़ना है, ये हमें पढ़ना है इशू ऑफ डिबेंचर्स वाले चैप्टर में। तो मैंने आपको बताया कि आप अपने डिबेंचर्स को गिरवी भी रख सकते हैं और जब कभी भी आप अपने डिबेंचर्स को गिरवी रखते हैं उसी को बोला जाता है डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। देखिए दो तरीके की सिक्योरिटी होती है बच्चों, एक होती है आपकी प्राइमरी सिक्योरिटी, एक होती है आपकी प्राइमरी सिक्योरिटी और दूसरी होती है बच्चों आपकी कोलेटरल सिक्योरिटी। तो दोनों में एक बार मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझाता हूं, ठीक है। उसके बाद हमको सिर्फ इसका प्रेजेंटेशन देखना है, यहीं तक के इसका पर्टिकुलर का टॉपिक का स्कोप है हमारे चैप्टर के अंदर। देखिए एक कंपनी है आईटीसी। अब आपको भी पता होगा बेटा, अगर आप लोग कभी मुंबई गए होंगे तो आईटीसी मुंबई नाम से एक 7 स्टार होटल है। फाइन, अब इस 7 स्टार होटल के अगेंस्ट में जो आईटी है वो डेट फंड रेज करना चाहती है, वो पैसा उधार लेना चाहती है, तो वो जाती है किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास और अपना आईटीसी मुंबई नाम का जो होटल है उसे प्लेज कर देती है, गिरवी रख देती है। लेकिन वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपसे बोलता है या आईटी से बोलता है कि ठीक है, वो जो आपने होटल हमारे पास गिरवी रखा है वो तो हो गई प्राइमरी सिक्योरिटी, लेकिन इनकेस अगर उस होटल से हम अपना डेट रिकवर नहीं कर पाए तब क्या होगा, तो आप सिक्योरिटी को और इंश्योर करने के लिए काम करिए, सेकेंडरी सिक्योरिटी के नाम पर भी कुछ ना कुछ गिरवी रखिए, सो डेट अगर हम प्राइमरी सिक्योरिटी से अपना अमाउंट, अपना डेट आपसे कलेक्ट नहीं कर पाए तो फिर हम सेकेंडरी सिक्योरिटी से आप लोगों से डेट निकलवा लेंगे। तो इन्हीं सेकेंडरी सिक्योरिटी के फॉर्म में बच्चों डिबेंचर्स जनरली इशू किए जाते हैं, जिसको बोला जाता है इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो अगर आईटीसी मुंबई का होटल जो है वो सफिशिएंट अमाउंट रिकवर करके नहीं दे पाता है जिन लैंडर्स से हमने पैसा उधार लिया है, तो फिर वो डिबेंचर के माध्यम से हमसे पैसा निकलवा लेंगे। तो बेसिकली डिबेंचर्स को सिर्फ गिरवी रखने का ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे बताना है। ये डिबेंचर्स आपके लिए लायबिलिटी तब तक नहीं बनते हैं जब तक ये डिबेंचर्स एक्टिव नहीं हो जाते, या ऐसा भी बोला जा सकता है कि जब तक आपकी प्राइमरी सिक्योरिटी फेल नहीं हो जाती, ये सेकेंडरी सिक्योरिटी में इशू किए डिबेंचर्स आपके लिए लायबिलिटी नहीं होते हैं। तो इसको हमें इस चैप्टर में कैसे देखना है, क्योंकि भाई ये भी अपने आप में, अगर आपने कंपनी में ऐसा कुछ करके रखा है कि कंपनी ने डिबेंचर्स इशू करके रखे एज कोलेटरल सिक्योरिटी, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन की। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाए जाते हैं, उसके अंदर किस तरीके से अकाउंटिंग वेरिएबल्स को दिखाया जाता है।
तो उसकी बात अगर कर रहे हैं तो उतने स्कोप के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन एंट्री इज नॉट पास फॉर द डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। भाई यार देखो, मैंने सिर्फ गिरवी रखे हैं अभी आपके पास, गिरवी रखने से वो चीज़ आपकी तो हो नहीं जाएगी। तो अगर मैंने सिर्फ गिरवी रखे हैं तो इसके दो ट्रीटमेंट होते हैं, या तो आप उसका रिकॉर्ड दिखाइए या फिर आप उसका रिकॉर्ड नहीं दिखाइए। तो देखते हैं यहाँ क्या करना चाहते हैं, व्हेन एंट्री इज नॉट पास फॉर डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। मैंने अपने डिबेंचर्स आपके पास गिरवी रख दिए हैं, लेकिन उसका मैंने किसी भी तरीके का कोई भी एंट्री पास नहीं किए, तब कैसे दिखाया जाएगा इन डिबेंचर्स को? तो एक्चुअल में उन्हें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बच्चों नरेशन के फॉर्म में दिखाया जाएगा, इसके अलावा किसी और तरीके से नहीं दिखाया जाएगा। देखो मैं यहाँ पे आपको समझाऊँ यहाँ हो क्या रहा है। आपने ना लोन लिया है, कहाँ से? बैंक से। कितने लाख का? 10 लाख रुपए का आपने लोन लिया है। तो इसको सिक्योर्ड करने के लिए आपने यहाँ पर 12 लाख के डिबेंचर्स इनके पास गिरवी रख के रखें। तो आपकी लाइबिलिटी क्या है? अभी हमारी लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ ये बैंक लोन है, तो हम ये लोन दिखाएंगे। और वो डिबेंचर्स आपकी लाइबिलिटी तब तक नहीं बनेंगे जब तक आप ये 10 लाख रुपीज़ का लोन रीपे करने में फेल नहीं हो जाते हैं। तो अगर आप इसको पे कर सकते हैं तो जो आपने डिबेंचर्स गिरवी रखे हैं वो आपकी लाइबिलिटी नहीं बनेंगे। तो चूंकि कहीं ना कहीं गिरवी तो रखा है, तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि ये जो लोन हमने रेज किया है 10 लाख का, ये कैसे रेज किया है? तो सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 12 लाख 9% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 12 लाख 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये जो 10 लाख रुपए का हम लोगों ने लोन रेज किया है, इसके अगेंस्ट में मैंने अपने डिबेंचर्स को गिरवी रखा है। कितने के डिबेंचर्स को? 12 लाख के डिबेंचर्स को। एकदम फाइन। अब एक ऑप्शन मेरे पास और भी है कि मैं चाहूं तो इन डिबेंचर्स को गिरवी रखते वक्त एंट्री भी बना सकता हूं। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी की अगर आप एंट्री पास करते हो तो इस तरीके से उसकी एंट्री बनती है बच्चों। ठीक है, एंट्री बनेगी तो क्या बनेगी? देखो लोन की एंट्री तो वही बननी थी, वैसी बननी है। अगर आपने डिबेंचर्स को गिरवी रखने की एंट्री बना दी तो आपकी एंट्री बनती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। चूंकि ये डिबेंचर्स अभी तक एक्टिव नहीं हुए हैं, इसलिए यहाँ पे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट ओपन किया गया है। इज दैट क्लियर? आगे अगर हम चलें तो यहाँ पे हमने इसका नरेशन टाइप का लिख दिया है कि रुपीज 12 लाख 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट बैंक लोन ऑफ रुपीज 10 लाख। तो 10 लाख का जो मैंने लोन लिया है उसके अगेंस्ट में मैंने जो 12 लाख के डिबेंचर्स गिरवी रखे हैं, या तो उसकी एंट्री मत बनाइए तो पिछला वाला ट्रीटमेंट हो जाएगा, और अगर आप उसकी एंट्री बनाएंगे तो इस तरीके से उसकी एंट्री बनेगी। अब चूंकि मैंने इसकी एंट्री बना दी है तो अब मुझे इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी कहीं ना कहीं शो करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं पिछली वाली स्लाइड पे चलूं बच्चों, वहीं से कंपैरिजन से टॉपिक आपको अच्छे समझ में आएगा। यहाँ देखो, यहाँ मैंने डिबेंचर्स को गिरवी रखने की एंट्री पास नहीं की थी, इसलिए मैं उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहीं पर भी नहीं दिखा रहा हूँ। यहाँ देखेंगे आप लोग कि मैंने डिबेंचर्स को गिरवी रखने की एंट्री पास की है, तो मुझे अब इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में भी दिखाना पड़ेगा। तो कैसे दिखाएंगे बच्चों, वो मैं आप लोगों को यहाँ समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ मैंने एक तो लोन लेके रखा है, किससे? बैंक से। तो वो एक्सक्यूज मी, तो वो लोन तो हमें दिखेगा ही दिखेगा, कितने का? 10 लाख रुपीस का। अब इसके अगेंस्ट में मैंने डिबेंचर्स गिरवी रखे हैं, कितने के? 12,000 के। लेकिन चूंकि ये मेरी लाइबिलिटी अभी नहीं बनी है, तो मैं इसको डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट से नलीफाई करके इसके इफेक्ट को क्या कर दूंगा? 0 कर दूंगा। अभी भी पहले लोन कितने का था? 10 लाख रुपीस का। अभी भी लोन कितने का दिखेगा? 10 लाख रुपीस का। तो यहाँ पे चूंकि कहीं ना कहीं ये हमारे सिलेबस का एक पार्ट है, इसलिए मैं इस पार्ट को लेकर आया था आप लोगों के लिए। इसके अलावा बच्चों इसमें जहाँ तक मुझे याद है शायद एक ये आखिरी है, इसके अलावा ज़्यादा कुछ आप चैप्टर पढ़ने के लिए ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बहुत डिटेल में आप लोगों को समझा दी हैं। एक टॉपिक बच्चों हमारे पास और होता है करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। इसको समझिए, बड़ा मज़ेदार टॉपिक है। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं? अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स मे बिकम ड्यू फॉर रीपेमेंट विद इन 12 मंथ्स। अरे इसको साइड में रखो यार, अभी पहले अपन अपने तरीके से पढ़ते हैं कि हर चीज़ को मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद देखते हैं थ्योरी क्या होती है। देखिए, आपने लोन लेके रखा है फॉर 5 ईयर्स, ध्यान से देखना, आपने लोन लेके रखा है फॉर 5 ईयर्स, मतलब इसको रीपे करने के लिए आपको कितने साल मिलेंगे? 5 साल मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रीपे करने के लिए मुझे मोर देन 12 मंथ्स का टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, मुझे रीपे करने के लिए मोर देन 12 मंथ्स का टाइम दिया जा रहा है, 1 साल से ज़्यादा का समय दिया जा रहा है। आप ही मुझे बता दो ये कौन सी लायबिलिटी है? सर ये नॉन करेंट लायबिलिटी है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे देखेंगे कि जैसे जैसे मेरे रीपेमेंट का टाइम पास आते चले जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि इसको रीपे करने के लिए मेरे पास 1 ही साल बचेंगे। जहाँ से मेरा लोन स्टार्ट हुआ है अभी तो मेरे पास 5 ईयर्स हैं, लेकिन जैसे जैसे इसका रीपेमेंट या फिर इसका ड्यू डेट आते चले जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि इसको रीपे करने के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1 ही साल बचेंगे। तो ये ही नॉन करेंट लायबिलिटी आपकी उस साल क्या बन जाती है? करेंट लायबिलिटी। और इसे बोला जाता है करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, क्योंकि
ऑल्दो ये बाय नेचर अपने आप में लॉन्ग टर्म डेट है, लेकिन रीपे करने के लिए अब 12 मंथ्स या 12 मंथ से कम का ही समय बचा है। तो अब आप क्या कहलाओगे, अब आप नॉन करंट लायबिलिटी में नहीं दिखाए जाएंगे, अब आप कहाँ दिखाए जाएंगे, अब आप दिखाए जाएंगे करंट लायबिलिटीज के अंदर। तो वही चीज़ बच्चों यहाँ लिखी हुई है, अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मे बिकम ड्यू फॉर रीपेमेंट विद इन 12 मंथ्स from the date of balance sheet or within the period of operating cycle. In such a case, part of the borrowing that becomes due for repayment is shown under the major head current liabilities instead of non current liabilities. तो जो भी आपने डेट्स लिए हैं उनको रीपे करने का जब डेट आएगा तो हो सकता है रीपे करने के लिए 12 या फिर 12 से कम महीने का ही समय आपके पास बचाओ। तो अब यही नॉन करंट लाइबिलिटीज़ कहाँ दिखाई जाती हैं, अंडर द हेड ऑफ करंट लाइबिलिटीज़ एंड सब हेड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एज करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। तो आपने देखा होगा मेरे प्रीवियस लेक्चर में कि मैं आपको बताता था कि जैसे किस तरीके से हेड के अंदर सब हेड्स आते हैं और कौन से सब हेड के अंदर कौन सा अकाउंटिंग वेरिएबल आपको दिखाना होता है। तो वही चीज़ है बच्चों कि ये जो हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज़ है, हो सकता है ये डिबेंचर्स हो सकता है डिबेंचर्स हो, तो ये कहाँ दिखेंगे सर, ये दिखेंगे हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज़ में। पहला हमारा क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर पहला आपका क्या दिखता है, डिबेंचर। तो ये अब वैसे नहीं शो किए जाएंगे। अब ये डिबेंचर्स कहाँ जाएंगे सर, ये डिबेंचर्स आ जाएंगे करंट लायबिलिटीज़ में। सब हेड उसका क्या बन जाएगा सर, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, और उसके भी अंदर ये कहाँ दिखाए जाएंगे, करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स के नाम से। तो यहाँ बच्चों फाइनली हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, जो कि चैप्टर नंबर 1 है हमारा पार्ट बी का, वो सारे एस्पेक्ट से हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि उसमें मैं कवर करने वाला हूँ मेन हेड और सब हेड वाले क्वेश्चन। उन क्वेश्चंस को हम कवर करने जा रहे हैं बच्चों अगले लेक्चर में, जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, जिस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि लगभग 3 मार्क्स का यहाँ पर वेटेज है और उसमें मेन हेड और सब हेड के ही ज़्यादातर क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं एज पर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो उस क्वेश्चन तो उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर जो है प्रिपेयर करने जा रहे हैं। तो अगला जो हमारा लेक्चर है वो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारा चैनल स्टेप अप एकेडमी को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में। जय हिंद।